हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र। आप सभी का ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र में स्वागत है। तो हमने लास्ट टाइम जो है रिफ्लेक्शन किया था और मिरर्स के बारे में जाना था, इमेज फॉर्मेशन जानी थी। ठीक है, तो आज हम इस चैनल पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे हमने अलग अलग तरह के मैंने बताए थे कि अलग अलग तरह की जो घटनाएं हैं हमें नेचर में देखने को मिलती हैं, उन्हीं में से एक था रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। दोनों ही लाइट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, पहले समझते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम। अब यहाँ पर मीडियम क्या रहेंगे ये भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने क्या कर लेती है, डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जिसमें जो हमें पढ़ने नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है टॉपिक्स बता देता हूँ नाम क्या है। जैसे पहला तो रिफ्रैक्शन ही है, और आगे हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे ट्वेल्थ में जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। वहाँ भी लाइट जो है बेंड ही होती है। ठीक है, और एक होता है बेंडिंग ऑफ लाइट विद ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से भी लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से लाइट को बेंड किया जा सकता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ अभी रिफ्रैक्शन के बारे में, इस टॉपिक को। ठीक है, कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो सपोज दैट हमारे पास दो मीडिया है। पहले मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं कि मीडियम क्या होंगे। वो सभी सब्सटेंसेस जो ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, उन सभी को हम क्या कहेंगे, एक मीडिया की तरह, मीडियम की तरह ट्रीट करेंगे। अब उसमें वैक्यूम स्पेस भी आएगा। ठीक है, यानी खाली स्पेस, और उसमें एयर भी आएगी, वाटर, डायमंड, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। यानी जितनी भी हम ट्रांसपेरेंट चीजें देखेंगे वो सभी किसमें आएंगे, हमारी रिफ्रैक्टिव मीडियम्स में आएंगी। ठीक है, अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी सपोज दैट इंसिडेंट रे आई इस तरह से। ठीक है, यह है इंसिडेंट रे, इस तरह से आई। तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे टकराने के बाद, जो कि दोनों पॉइंट्स का क्या है, मतलब दोनों मीडिया का ये इंटरफेस है, ये लाइन, इनके जैसे इस पॉइंट पे, इस इंटरफेस ऑफ मीडिया पे क्या करती है, टकराती है इंसिडेंट रे, ये अपना रास्ता चेंज करके क्या कर देती है, अपने आप को बेंड कर देती है। अगर ये मीडियम टू ना होता रास्ते में लाइट के, तो लाइट इस तरह से आगे जो है पास थ्रू हो जाती। ठीक है, जैसे ही बीच में मीडियम आ गया, मीडियम की वजह से क्या हो गई, लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो गया, यानी लाइट बेंड हो गई। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मीडियम चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ बेंडिंग है, ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसके नियम क्या होंगे, यानी अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल अगर लाइन बना दूं, परपेंडिकुलर लाइन, तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी, क्या रूल्स होंगे बेंडिंग ऑफ लाइट के, ये सब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तुम सभी ने जो है क्या एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, या हम घर पे भी कर सकते हैं इसको। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एक गिलास का वाटर, गिलास ले सकते हैं, उसमें पूरी तरह से वाटर भर लेंगे, और उसमें एक पेंसिल या पेन जो है वो डाल के देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये जो सरफेस है पानी का, इस पे जो हमारी पेंसिल है वो बेंड होती हुई हमें दिखाई देगी। ठीक है, यानी ये ग्लास के बाहर और ग्लास के अंदर जो डायरेक्शन में ऐसा लगेगा जैसे बीच में से पेंसिल टूटी हुई है। ठीक है, तो ऐसा आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, ये भी हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो क्या सवाल आता है कि क्या ये पेंसिल जो है पानी में डालने पर सच में टूट गई है? नहीं, जो पेंसिल है वो टूटी नहीं है, बस हमें ऐसा
लग रहा है, कारण है उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का बेंड होना। लाइट के बेंड होने की वजह से क्या होता है, हमें जो पोजीशन एक्चुअल है उससे डिफरेंट दिखाई देती है। अब क्यों डिफरेंट दिखाई देती है, ये भी हम आगे जो है इसमें देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखी कि पेंसिल जो है वो क्या लगेगी, सरफेस पर, इस सरफेस पर मुड़ी हुई लगेगी, सरफेस के बाहर। ठीक है, तो आप ये घर पे करके देख सकते हैं, सेम ऑब्जर्वेशन आपको भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके पीछे का कारण मैंने अभी बताया। इसके पीछे की फिजिक्स क्या है कि लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मीडियम जो है वो चेंज होता है, वाटर से एयर, एयर से वाटर। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो क्यों रही है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक गाड़ी है, वो तेज स्पीड में जो है क्या कर रही है, चल रही है। अगर मान लो एक शार्प टर्न उसे लेना हो, बेंड होना हो, तो उसे स्पीड अपनी कम करनी पड़ेगी। या हम उल्टा भी कह सकते हैं, अगर स्पीड कम करेंगे तो गाड़ी जो है बेंड हो जाएगी या ड्रिफ्ट मार देगी। देखो होगा आपने सभी ने। ठीक है, तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ये हमारी, ये किसकी वजह से होती है, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यानी अलग अलग मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग होती है, किस पे डिपेंड करती है, ये फैक्टर भी है हमारा इसमें, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो हमें अभी सिर्फ ये समझना है कि डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो द रिफ्रैक्शन हैपन बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एज इट एंटर्स अ न्यू मीडियम। यानी जैसे ही न्यू मीडियम में लाइट जो है एंटर करेगी, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट बेंड होती है। ठीक है, दूसरा, थिंक ऑफ लाइट एज अ कार हिटिंग सैंड, द व्हील्स दैट इज हिट्स द सैंड फर्स्ट स्लो डाउन कॉजिंग द कार टू पिवट। यानी जैसे ही लाइट जो है सैंड पे क्या करेगी, टकराएगी, क्या होगा, उसके व्हील जो है सैंड में जाएंगे। ठीक है, मिट्टी में जाएंगे, रेत में, और स्लो हो जाएगी कार। ठीक है, जिसकी वजह से कार जो है मुड़ जाएगी। ठीक, उसके बाद है डायरेक्शनल शिफ्ट। अनलेस लाइट एंटर्स परफेक्टली वर्टिकली नॉर्मल, इट मस्ट पिवट टू एडजस्ट इट टू इट्स न्यू स्पीड। देखो, इसका कहने का मतलब है कि हमने देखा था कि लाइट जो है ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। लाइट जब इस पॉइंट पर आई तो वो इस तरह से बेंड हो गई। ठीक है, सपोज दैट लाइट जो है एकदम परफेक्टली क्या आ जाती है, राइट एंगल पे आ जाती है, यानी इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो इस डायरेक्शन से ऐसे लाइट आई तो सीधी ही निकल जाएगी, इसमें कोई भी हमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्शन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, सपोज दैट इसमें स्पीड ऑफ लाइट थी v1, तो इसमें चेंज हो जाएगी v2। ठीक है, हम्म, तो अब आते हैं हम उस फैक्टर पे जो कि ये डिसाइड करता है कि किस मीडियम में लाइट स्पीड की लाइट जो है, सॉरी, लाइट की स्पीड जो है वो क्या होगी। तो दो तरह के हम मीडियम्स जो हैं क्या करते हैं, देखते हैं इसमें। पहला रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम यहाँ पर जो है कंपैरिजन के फॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम वन एंड मीडियम टू। सपोज दैट लाइट की स्पीड यहाँ पर कुछ थी, मान लो v1, इस मीडियम में यहाँ पर लाइट बेंड हो गई, स्पीड चेंज हो गई जो है v2 हो गई। अगर v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम वन में ज्यादा है और मीडियम टू में कम है, तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी वाला फैक्टर है ये ज्यादा होगा। ठीक है, और इसमें लो होगा। तो अगर इन दोनों मीडियम्स का कंपैरिजन करें, तो जिसमें इस ऑप्टिकल डेंसिटी वाले फैक्टर की वैल्यू लो होगी उसे हम कहेंगे रेयरर मीडियम। क्या कहेंगे, रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू मीडियम टू। और इस मीडियम को हम कहेंगे डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम।
ठीक है, तो ये कंपैरिजन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो जिस मीडियम में लाइट तेजी से चलेगी वो रेयर मीडियम लेंगे हम। ठीक है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। ठीक, अब ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी वाला फैक्टर है, इसको हम एक नाम दे देते हैं जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग सिंबल से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे म्यू से भी किया जाता है, एन से भी किया जाता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस सिंबल से इसे जो है रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जिसका ज्यादा होगा जिस मीडियम का, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और जिसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में होती है, वैक्यूम में। इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा इसमें होती है। तो वैक्यूम को ही, यानी एम्प्टी स्पेस को ही क्या करा गया है, एक बेस मान के जो है इसका एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू की सेट कर दी गई है इसकी। ठीक है, जिसके आधार पर बाकी चीजों को जो है कंपैरिजन करके उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाला एक फैक्टर जो है निकाला गया है। ठीक है, तो जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में, वो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, उससे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा सभी को कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में इतनी होती है और इसके कंपैरिजन में जो है बाकी सब में कम होंगी। ठीक है, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो जो भी मीडियम में क्या होगी स्पीड होगी, वो इस फॉर्मूले से डिटरमाइंड होगी, और ये वैल्यू जो है हर मीडियम के लिए फिक्स रहती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के से अगर कंपेयर किया जाए सबको, तो क्या होती है, फिक्स होती है। तो वैक्यूम की जो पर्टिकुलर वैल्यू है ऑप्टिकल डेंसिटी की, वो क्या रखी गई है, तो फॉर वैक्यूम द म्यू वैल्यू इज 1। एंड हम ज्यादातर उसमें केसेस में क्या करेंगे, जो एयर है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होता है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। एयर के लिए ये तो वैक्यूम के लिए है, और एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो होती है 1.0003। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा करीब है 1 के, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो हम कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी रखने के लिए, जब एयर के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे, तो इसकी वैल्यू को हम 1 ही मानेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ इतना सब कुछ समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़े, चलो। अब आते हैं रूल्स ऑफ बेंडिंग, यानी लाइट जो है उसको बेंड होने के लिए, मतलब किस तरफ बेंड होगी, किसी भी तरफ ऐसे तो बेंड हो नहीं सकती, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। उससे पहले जैसे हमने रिफ्लेक्शन के 2 नियम पढ़े थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला नियम जो है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसा रिफ्लेक्शन में था। तो पहला नियम क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चारों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, वो आगे अभी बताते हैं इसमें ही। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि लाइट जो है
किस तरफ बेंड होगी, इसका क्या नियम होगा। तो देखो, जब लाइट रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी, यानी जब लाइट एक से ऐसे मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, और दूसरे मीडियम में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी रेयर टू डेंसर में क्या करती है लाइट, अगर जाती है तो क्या होगा, लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ठीक है। अब ये जो सरफेस था, ये इसमें हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो है लाइन बनाएंगे राइट एंगल पर। तो इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, अगर ये बीच में दूसरा मीडियम ना होता तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, इस तरह से बेंड हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम उल्टा केस रखें, यानी डेंस से रेयर मीडियम में अगर लाइट जाती है तो नॉर्मल से दूर, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी लाइट, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये इंसिडेंट रे आई, ये हमने एक नॉर्मल बना दिया है, ठीक है, राइट एंगल पर। तो जानी चाहिए थी इस तरह से, इसका नॉर्मल पाथ ये होता, ठीक है, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो ये दो नियम है रिफ्रैक्शन को होने के लिए, ठीक है। व्हेन रे टू डेंस जाएगी लाइट, तो ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, एंड जब डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी लाइट तो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी लाइट, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा नियम था उस पे आते हैं, देखो दूसरा नियम जो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो क्या है। पहला नियम तो सभी को पता होगा, तो आसान है काफी ज्यादा। पहला नियम है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे कॉमन नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, दूसरा नियम जो है वो हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। दूसरा नियम क्या कहता है, पहले डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले समझते हैं क्या है। जो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था एंगल आई, और ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था एंगल आर, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिलेशन देखा था, उसमें क्या था कि दोनों एंगल इक्वल थे रिफ्लेक्शन में, जबकि यहाँ दोनों एंगल डिफरेंट है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन जो है उसको हम, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये साइन क्या है, साइन तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में भी, 10th में भी तुम पढ़ोगे, 8 चैप्टर तुम्हारा मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री नाम से, उसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन ये सब, ठीक है। उसी में से एक है हमारा साइन। तो ये ऐसा समझो कि एक ऐसे ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंगल्स के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है निकाल के देते हैं, ठीक है। जैसे 9th में तुमने पढ़ा होगा कॉस की वैल्यूज वर्क के फॉर्मूले में, जो कि वर्क का फॉर्मूला था एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें ये जो था, इसमें तुमने वैल्यूज पढ़ी होंगी कि कॉस थीटा होता है
अलग अलग एंगल्स के लिए। ये जैसे अगर cos 0 डिग्री लें हम, तो वो कितना आता है, वो आता है 1। वहीं अगर हम क्या लें, cos 30 डिग्री लें, तो वो आता है √3/2। इसी तरीके से और वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही साइन की भी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यूज के लिए, फिक्स फिक्स एंगल के लिए। ठीक है, तो इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। एक बार लिख लेते हैं इसको, क्या कैसे लिखा जाएगा ये। स्नेल्स लॉ लिखा जाएगा हमारा इस तरह से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला बनेगा इसका, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये सब चीजें भी देखते हैं। अब देखो, इस सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो कांस्टेंट की इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये दो फिक्स मीडियम्स के लिए हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे ही मीडियम चेंज करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्या रहेगी, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। जैसे अगर मैं दो मीडियम लेता हूँ, जैसे मान लो वाटर और ग्लास ले लेता हूँ, तो इनके लिए एक फिक्स वैल्यू रहेगी। अगर मैं एयर और ग्लास ले लेता हूँ, इनके लिए एक फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है, और अगर मान लो मैं अ, क्या ले लूँ, जैसे केरोसिन और वाटर ले लूँ, तो इनके लिए एक फिक्स वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो पेयर्स में काम करती हैं ये चीजें। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है, ये किस पे काम करेगा, पेयर्स पे। किसके पेयर पे, मीडियम्स के पेयर पे। ठीक है, और बाय कोइंसिडेंस एंड बाय द चांसेस, दिस कांस्टेंट is the refractive index we talked about earlier. Refractive index, the same one before. ठीक है, जो पहले वाला हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, वही सेम आता है ये कांस्टेंट। ठीक है, दो मीडियम्स के लिए। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि साइन आई बाय साइन आर होता है। ठीक है, तो इसका ये भी फॉर्मूला होता है। ये कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही निकल के आता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं। ठीक है, अब मैंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था आपको, वो बताया था कंपैरिजन करके वैक्यूम और एक मीडियम का लेके। ठीक है, अगर मान लो हम दो मीडियम्स ले लें, तब उनके रिस्पेक्ट में हम कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, वो भी आगे देखते हैं हम। ठीक है, यही कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, अगर मान लो हमारे पास एक मीडियम है m1 और यहाँ पर है m2। ठीक है, और इसकी स्पीड ऑफ, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है इस मीडियम में, वो है मान लो v1, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट मान लो है v2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा सेकंड वाले मीडियम का, यानी सेकंड रिफ्रैक्टिव, इस तरह से लिखा जाएगा, म्यू ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिखा जा सकता है ये, म्यू ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन। तीनों में से कोई भी जो है नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। हम ये वाली यूज करेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, थोड़ा आसान और सिंपल लगता है। यानी सेकंड का क्या निकालेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर हम नंबर्स को अपोजिट कर दें इस तरह से,
तो बात उल्टी हो जाएगी। यानी हम फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे सेकंड के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला होगा ये, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं ये, न्यू टू वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन में वी टू। ठीक है, जबकि अगर हम फर्स्ट मीडियम को अगर स्पेस मान लें और दूसरे मीडियम को कोई भी एक रैंडम मीडियम मान लेते हैं, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है जो अभी मैंने लिखवाई थी, 3 × 10⁸ ठीक है। और मीडियम में जो वैल्यू होगी उसको हम वी मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम इन दोनों मीडियम्स का क्या कर रहे हैं, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस वाले को हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जबकि इसमें कंपैरिजन हो रहा है वैक्यूम से, जिसकी फिक्स वैल्यू क्या थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, 1। तो वहां से जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके लिए, इस मीडियम के लिए जिसमें वेलोसिटी सॉरी स्पीड जो है लाइट की v थी, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, ऑफ द मीडियम। आई होप सभी को समझ में आया होगा इतना। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिफ्लेक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सॉरी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसमें हम दो मीडियम्स का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, और दोनों मीडियम जो है कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम उनमें से एक मीडियम को जिसमें से लाइट जो है आ रही है, यानी इंसिडेंट रे है जिसमें, अगर उसको हम क्या मान लें, वैक्यूम मान लें, तो जो सेकंड मीडियम में लाइट जा रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, उस मीडियम का क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। ठीक है, जो कि हर मीडियम के लिए फिक्स होता है। ठीक है, तो उनके आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, वैक्यूम का तो मैंने बताया था अभी, वैक्यूम का 1 होता है। ठीक है, एयर का, एयर का 1.0003 होता है। ठीक है, और वाटर की अगर बात करें तो वाटर का होता है 1.33, एंड ग्लास का जो होता है वो होता है 1.52। ठीक है, इसी तरीके से डायमंड जो है उसका होता है हमारा 2.42। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर किसी का होता है तो वो है डायमंड। ठीक है, जिसका होता है 2.42। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। ठीक है, आज समाप्त करते हैं। और जो हमारा नया टॉपिक रहेगा कल के लिए, नई क्लास के लिए, वो रहने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। यानी गिलास की हम एक ईंट लेंगे, ईंट जैसा एक टुकड़ा लेंगे। ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन जो है देखेंगे किस तरह से होगा। ठीक, और भी हम चीज़ों के बारे में जानेंगे इसमें आगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह का कंटेंट आप कंटिन्यूस बेसिस पे चाहते हैं तो वीडियोस को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या चीज़ें इसमें पसंद आई हैं, क्या डाउट्स रह गए हैं। सारी चीज़ों के बारे में कमेंट्स जो हैं की जाए।